साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस की जो आरओ एआरओ 2023 की का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है पीसीएस मंत्रा कोचिंग संस्थान के द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ कराई गई है, उसी में से जो पहला टेस्ट है इनका, उसको यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें जीएस का, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चार नाम है, नहरान, नौदा टोली, खैराडी, शोहगौरा। तो इसमें से जो आपका बी ऑप्शन नौदा टोली है, ये मध्य प्रदेश में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पूरा स्थल है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो सर्वप्रथम कृषि का जो प्रारंभ होता है भारत में, वो आपका नवपाषाण काल में होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि जो गेहूं का साक्ष्य मिला है, साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित लहुरा देव है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है स्थल और उसके उत्खननकर्ता के रूप में? तो हड़प्पा का उत्खनन जो है रखालदास बनर्जी ने नहीं बल्कि दयाराम साहनी ने किया था, इसलिए ये गलत है। चंदहुदड़ो का उत्खनन जो है मैके ने किया था, रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा ने नहीं किया था, बल्कि इसका किसने किया था? एस आर राव ने किया था। किसने किया था? एस आर नहीं, रोपण का जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ये तीसरा आपका सही है, तीसरा वाला सही है। रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, परंतु लोथल का आर एस बिष्ट ने नहीं किया था, बल्कि एस आर राव ने किया था। आर एस बिष्ट ने जो है धौलावीरा का किया था और मोहनजोदाड़ो का जो है रखालदास बनर्जी ने किया था। इस प्रकार से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला और चौथा सुमेलित नहीं, इसलिए डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर काल तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? तो इन चारों विकल्पों में से आपका जो सी विकल्प है, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये तीनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त सुरकोटदा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, सैंधो स्थल है जो उपयुक्त तीनों, मतलब आपका प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके हड़प्पा कालीन स्थल और उससे संबंधित नदी। तो दैमाबाद जो है, दैमाबाद आप कौन सा सुमेलित है ये बताना है। देखिए, दैमाबाद गोदावरी के किनारे नहीं, प्रवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है आपका यमुना नहीं, हिंडन नदी के किनारे है। शुद्ध कांगडोर ये दास नदी के किनारे है, ये आपका सी वाला सही है। मांडा सिंधु के किनारे नहीं, चिनाब के किनारे है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में है। निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया जाता है? बैल, हिरन, गैंडा का पाया जाता है, परंतु घोड़े का नहीं पाया जाता है। ठीक है, घोड़े का नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चार कथन है। पहला, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ये कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था, ये भी सही है। सी वाला विकल्प है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर जो अंतिम संस्कार की विधियां थी वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की थी। कहीं पे जलाया जाता था, कहीं पे उसको दफना दिया जाता था। ठीक है, तो सी वाला विकल्प आपका असत्य है, इसलिए सी विकल्प सही हो जाएगा। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये सही है। अगला है, सिंधु सभ्यता के पतन। देखिए, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए आप देखेंगे वहाँ पे कई सारे जो कब्र पाई गई हैं जहाँ दफनाए गए, उसमें व्यक्ति के जो रोजमर्रा की वस्तुएं होती थी इस्तेमाल की, उसको भी रखा जाता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक मत प्रचलित है? तो चार मत दिए गए, यहाँ पे तीन मत दिए गए। बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, ये प्रचलित मत था। नदी मार्ग परिवर्तन, ये भी प्रचलित मत था। आर्यों का आक्रमण, ये भी प्रचलित मत। कई सारे मत हैं, उनमें से ये तीनों मत भी शामिल हैं, इसलिए डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए कुल 7 नदियां शामिल हैं, कुल 7 नदियां सप्त सिंधु के क्षेत्र दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लेकर यमुना नदी तक इसका विस्तार रहा है। ठीक है, ये प्राचीन आर्यों का निवास स्थल माना जाता था। इसमें कुल 7 नदियां शामिल थी। बितिस्ता मतलब झेलम नदी हो गई, अश्कनी मतलब चेनाब नदी हो गई, सरस्वती नदी थी, ठीक है, बिपाशा अर्थात ब्यास नदी थी, सतुद्री अर्थात सतलज नदी थी और सिंधु नदी थी। ठीक है, सरस्वती थी, ये 7 नदियां थी, परंतु गोमल जिसे हम लोग गोमती के नाम से जानते हैं, ये इसमें शामिल नहीं था। अगला है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण? तो शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है। देखिए, यजुर्वेद के जो है आपके 2 ब्राह्मण, शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका ऋग्वेद के 2 हैं, ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद के 2 हैं, जैमिनी और ताड़। ठीक है, ताड़ इस प्रकार से। वहीं अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण है, वो है गोपद ब्राह्मण। आगे बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है? तो इंद्र को कहा गया। ये वर्षा के देवता माने जाते थे। ठीक है, इसलिए कृषि के देवता हो गए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में कौन सा सुमेलित है? नहीं है, नहीं, कौन सा सुमेलित है? देखिए,
नेमिनाथ का अश्व नहीं था बल्कि शंख था। नेमिनाथ का अश्व नहीं, शंख था। अजीतनाथ का कलश नहीं था, हाथी था। कलश जो है वो मल्लीनाथ का था। कलश जो है वो किसका था? मल्लीनाथ का था। ठीक है। और हाथी जो है वो अजीतनाथ का था। हाथी जो है वो अजीतनाथ का था। पार्श्वनाथ का सांप था, सर्प था, ये सही है। मल्लीनाथ का कलश था। और सिंह किसका था? सिंह जो है आपका महावीर स्वामी का था, जो 24वें तीर्थंकर थे। अगला है बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? दो कथन है। बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे? नहीं, ये बहुत इस प्रवाह रूप में माने, परंतु आप देखेंगे तो ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार उस प्रकार से नहीं करते जिस तरह के अन्य दर्शनों में किया गया है। ठीक है। दूसरा, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे? बिल्कुल मानते थे, इसलिए दो के दोनों कथन क्या हैं? वो सत्य नहीं है, तो डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे जो 16 महाजनपद रहे हैं वो और उनकी राजधानियों का यहाँ मिलान किया गया, बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। चेदी की राजधानी सुत्तिपति थी। चेदी की राजधानी जो है वो आपकी सुत्तिवती थी। अश्मक की पोटिल थी। कंबोज की हाटक थी। पर अंग की राजधानी राजगृह नहीं थी, अंग की राजधानी आपकी चंपा थी। अंगराज की राजधानी क्या थी? चंपा थी। इसलिए डी वाला सही नहीं है। राजगिरी किसकी राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? उदयन ने किया था। किसने? हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की कर सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अगला है, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं थे? मौर्य काल में आप देखेंगे वाराणसी तक्षशिला उज्जैन ये शिक्षा के केंद्र थे, परंतु नालंदा जो है ये गुप्त काल में आता है, ना कि मौर्य काल में था। ठीक है। आगे चलते हैं। भूमिदान का पहला अभिलेखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? नानाघाट अभिलेख से मिलता है। नानाघाट अभिलेख ये आंध्र सातवाहन वंशी सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने मतलब नागनिका ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा प्रमुख बंदरगाह था? सप्रमुख बंदरगाह था। तो गुजरात का जो भड़ोच बंदरगाह था ये सप्रमुख बंदरगाह था। ठीक है। इसे भृगुकच्छ भी कहा गया है और भड़ोच भी कहा जाता है। यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार किया जाता था। अगला है, भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में? स्थापना की बात कर रहा है, आक्रमण की बात नहीं कर रहा है। ठीक है। तो देखिए, हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जात थी। इनका प्रथम आक्रमण जो होता है भारत पर वो है स्कंदगुप्त के समय में होता है। स्कंदगुप्त के समय में होता है। जिसका नेतृत्व जो है हूण शासक या हूण सेनापति खुसनवाज ने किया था। जबकि हूणों का दूसरा आक्रमण तोरमाड़ के नेतृत्व में होता है और तोरमाड़ ने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया। तो सत्ता स्थापना होती है तोरमाड़ के समय में, के नेतृत्व में कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? इसे धर्म विजय कहा गया है। इसे धर्म विजय की उपाधि या उपमा दी गई है। अगला है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा है? तो ये किसे कहा गया है? ये घनानंद के लिए ये नाम कहे गए हैं, घनानंद को। ये अंतिम नंद राजा था जो सिकंदर का समकालीन था, जो ये एक राट की उपाधि धारण करने वाला संभवतः पहला शासक था। यूनानी लोग अर्थात ग्रीक लोग इस घनानंद को अग्रमीज और जैंद्रमीज कहते थे। तो यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है? तो मौर्य काल का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा रचित है। इंडिका को जो है रचा है किसने? मेगस्थनीज ने रचा था। और वहीं दिव्यदान ये एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और वहीं पे आपका गार्गी संहिता जो है डी विकल्प वाला, ये ज्योतिष की पुस्तक है जिसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? किसके सिक्कों पर सक्कर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? तो ये जो है दोनों का अंकन आपको मिलता है कुषाण शासक हुविश के सिक्कों पर मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो मंदसौर प्रशस्ति की रचना आपका वत्स भट्ट ने की थी। वत्स भट्ट, देखिए वत्स भट्ट जो है कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। इसने 472 ईस्वी में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। और जो आपका ए विकल्प में है वीरसेन साव चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध सचिव था। और इसकी जो रचना रही उदयगिरी रही है, उदयगिरी गुहा लेख रही है। और हरिशेन जो बी विकल्प में हरिशेन, इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। जबकि कालिदास ने मालिकाग्निमित्रम
विक्रमोर्वशीयक, रघुवंशम और मेघदूत इत्यादि की रचना की थी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रचनाएं और उसके रचनाकार। प्रियदर्शिका के रचनाकार हर्ष रहे, हर्षचरित के वाग्भट रहे, सूर्य शतक के मयूर और मयूर शतक के जैसे नहीं मयूर, तो मयूर की रचना सूर्य शतक और मयूर शतक दोनों हैं, इसलिए यहाँ पे डी वाला विकल्प सही नहीं है। ठीक है, मतलब सुमेलित नहीं है। निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं कराया था? तो इसमें देखिए, जो आपका लोमरसी गुफा है इसका निर्माण इन्होंने नहीं करा। देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष में सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी तथा कर्ण चौपार गुफा का निर्माण बराबर की पहाड़ी में करवाया था। जबकि अशोक के पौत्र दशरथ ने जो है आपका लोमरसी गुफा का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? नागार्जुनी पहाड़ियों पर। और ये सारी गुफाएं जो हैं आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। अगला है मौर्यकालीन करों में से जो टैक्सेस थे उनमें से कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? तो इसमें आप देखेंगे जो बलि है, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था, जबकि रज्जू जो है भूमि के माप के समय लिया जाने वाला कर था, विविध जो है चारागाह कर था, हिरण जो है यह नगद कर था जो अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। अगला है निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया था? तो कुषाणों ने किया था। देखिए, शको तथा पार्थियन, जो शक तथा पार्थियन थे, इन्होंने संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया, जबकि शक और कुषाणों ने पार्थियनों के माध्यम से क्षत्रपी प्रणाली चलाई, जबकि कुषाणों ने जो है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी या प्रचलन किया था, तो इसलिए भी विकल्प हो जाएगा। शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? तो शतमान सिक्के जो हैं ये चांदी के होते थे। किसके? चांदी के होते थे। जबकि सोने के सिक्के आपके निष्क, स्वर्ण और पल कहलाते थे। तांबे के सिक्के को काकिनी कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को काकिनी, और करसार्पण जो था वो सोना, चांदी, तांबा, रागा, शीशा आदि धातुओं का होता था। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो इसकी स्थापना जो है देखिए कुमारगुप्त ने कराई थी। तो विकल्प में आपको कुमारगुप्त दिखाई नहीं पड़ रहा है, परंतु कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी? महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य थी, इसलिए यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। वर्तमान में यह बिहार के राजगीर के समीप स्थित है और इसका पुनर्स्थापना 2010 में किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, पल्लव काल से आपका कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज रथ, शोर मंदिर, ये तीनों संबंधित, परंतु लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में है, इसका संबंध पल्लव काल से नहीं है। ठीक है, लिंगराज मंदिर जो है इसका निर्माण सोमवंशी राजाओं द्वारा कराया गया था। इसका पूर्व नाम कृतिबास रहा है, कृतिबास मंदिर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो वातापी कोंड की जो उपाधि है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, किसने? नरसिंह, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसकी राजधानी पर अधिकार करने के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वहीं महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की, महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है आपका शत्रुमल की उपाधि, और आपका परमेश्वर वर्मन प्रथम ने एक मल्ल की, तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है अमित्र मल्ल की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, कांची के पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा था, जबकि वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, और अंतिम महत्वपूर्ण पल्लव शासक अपराजित वर्मन था। तो अपराजित वर्मन विकल्प में दिया गया, अपराजित वर्मन था। जबकि अंतिम शासक देखा जाए तो कंप वर्मा था। ठीक है, अगला है, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? एलोरा गुफा। ये तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करते रही है। इन गुफाओं का निर्माण, जो एलोरा गुफा है, इनका निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक हुआ है। एलोरा गुफा में कुल 34 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, जिनमें से गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों से संबंधित है, 13 से 29 तक जो है हिंदुओं से, और 30 से 34 तक जो गुफाएं जो है वो जैन धर्म से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? भवभूति। उत्तर रामचरित के रचयिता भवभूति रहे। देखिए, भवभूति जो है वो कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। यहीं पर भवभूति ने संस्कृत के 3 नाटक महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित लिखी। राजतरंगणी में वर्णित है कि ललितादित्य ने यशोवर्मन को हराया। पहले ललितादित्य और यशोवर्मन दोनों मित्र थे, बाद में दोनों में मतभेद होता और ललितादित्य ने यशोवर्मन को हराया, और उसके दरबार में रहने वाले वाकपति योम भवभूति को कश्मीर लेके जाते हैं। ये कौन? ललितादित्य। अगला है, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? खोखरों के द्वारा मारा गया। खोखरों के द्वारा, ये एक तरह जंगल में रहने वाले आदिवासी टाइप के थे, कबीलाई टाइप के लोग थे, इन्होंने ही मारा था।
देखिए, मोहम्मद गोरी के सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय 1206 ईस्वी में हत्या कर दी गई। चंद्रवरदाई इसका श्रेय पृथ्वीराज तृतीय को देते हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं है। आधुनिक इतिहासकार खोखरो को इसका श्रेय देते हैं। गोरी के शव को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गोरी ने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया। उसका पहला आक्रमण भारत पर 1775 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी जाति के शियाओं पर हुआ था। अगला है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। कहाँ पे? लाहौर में दफनाया गया था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है लाहौर में चौगान खेलते समय हुई थी। उसे लाहौर में दफना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और वह ऐबक जनजाति का तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कई सारी उपाधियां दी गई, उपनाम दिए गए, जैसे पील बख्श, हाथियों का दान देने वाला, लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, कुरान ख्वाह और हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। तो याद रखिए, हातिम द्वितीय महत्वपूर्ण है। किसे हातिम द्वितीय कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसके दान करने की प्रवृत्ति की वजह से। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो इलबरी तुर्क था। जो बलबन था ये आपका इलबरी तुर्क था। ठीक है, इसका मूल नाम बहाउद्दीन था। जब वह सुल्तान बना तो उसने गियाउद्दीन की उपाधि धारण की। इसकी एक अन्य उपाधि उल्गू खां मिलती है। बलबन को द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था, मतलब जीता था? वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, दक्षिण भारत में पहला तुर्की आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी, इसके चाचा अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, उसके काल में होता है। वहीं दक्षिण जाने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय मलिक काफूर को जाता है। अगला है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? खुसरो शाह ने किया था। किसने किया था? खुसरो शाह ने किया था। खुसरो मलिक नासरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से बनता है। खुसरो मलिक जो है वो नासरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बनता है। इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। मुबारक खिलजी ने उसे खुसरो खां की उपाधि दी तथा अपने राज्य में प्रधानमंत्री बनाया था। अगला है, मशाहत जो है निम्न में से संबंधित था किससे? तो मशाहत जो है ये भूमि से संबंधित था। कैसे? पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मशाहत कहलाता था। इसमें प्रति इकाई विश्वा को आधार बनाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मशाहत को अपनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर किया था? तो आशिका की रचना अमीर खुसरो ने खिज्र खान के आदेश पर किया था। खिज्र खान के आदेश पर। देखिए, आशिका जो है देवल देवी और खिज्र खान के प्रेम संबंधों पर आधारित पुस्तक थी। इसकी रचना 1315 में खिज्र खान के आदेश पर की गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी वो क्या थी? नगरम थी। क्या थी? नगरम। चोल काल में व्यापारिक नगरम जो है चोल काल में व्यापारिक नगरों तक सीमित थी। नगरों में व्यापारियों के संगठन को वलंजियर भी कहा जाता था। नगरों में व्यापारियों के निगम को नगरटार तथा उनके अधीन रहने वाली भूमि को नगर कन्नी कहा जाता था। नगरों में व्यापारियों के निगम को नगरटार तथा उनके अधीन रहने वाली भूमि को नगर कन्नी कहा जाता था। अगला है, चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? बुंदेलखंड को हम लोग जेजाक भुक्ति भी कहते हैं। तो ये जो जेजाक भुक्ति नाम है वो किसके नाम पर आया? तो ये आपका जयशक्ति के नाम पर आया। जयशक्ति कौन? देखिए, चंदेल राज्य बुंदेलखंड में स्थित था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति मिलता है। महोबा लेख के अनुसार इस वंश के तीसरे राजा जयशक्ति अर्थात जेजा ने अपने शासित क्षेत्रों को वैसे ही अपना नाम जेजाक भुक्ति दिया जैसे राजा पृथु ने पृथ्वी नाम दिया था। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कलिंजर थी। राजा धंग ने खजुराहो को चंदेलों की राजधानी बनाया तथा तब से खजुराहो ही चंदेलों की राजधानी रहा। अगला है, निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा गया? अर्श आशियानी मतलब स्वर्ग में रहने वाला अकबर को कहा गया। ठीक है,
तो मुगल काल में सम्राटों में अकबर का सामाजिक सुधारों को लेकर एक अलग स्थान रहा है। उसने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया। अकबर का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ। अकबर को ही उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा गया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है युद्धों का? बहादुरपुर का युद्ध जो होता है 14 फरवरी 1658 में होता है। शामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में नहीं होता, बल्कि ये आपका 29 मई, 15 अप्रैल नहीं होता बल्कि 29 मई 1658 को होता है। 1658 को होता है दारा शिकोह और औरंगजेब की सेना के मध्य में, जिसमें दारा शिकोह की पराजय होती है और औरंगजेब इसके बाद जो है आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो इस प्रकार से आपका बी वाला सही नहीं है। जब बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658, खजुहा का युद्ध जो है 5 जनवरी 1659, देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659। अगला है शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये जो पुरंदर की संधि होती है ये आपकी होती है 11 जून 1665 को, 11 जून 1665 को होती है। इस संधि के कारण शिवाजी की छवि को बहुत नुकसान हुआ था। इस संधि के फलस्वरूप शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भेजने की सहमति दी थी। अगला है बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? मेहदी ख्वाजा को बनाना चाहता था। निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? तो आपका हुमायूं के मकबरे को जो है क्या कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी। देखिए हुमायूं के मकबरे का निर्माण कहाँ पे? दिल्ली में ना। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा कराया गया था। यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यह मुगल काल का पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया, और हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया है या जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो इनका संबंध जो है रुद्र संप्रदाय से था। रुद्र संप्रदाय, ये देखिए वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में इनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? सुहरावर्दी संप्रदाय से। बी विकल्प। देखिए शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सर्वप्रथम सुहरावर्दी शाखा का प्रचार किया। इनका जन्म मुल्तान में हुआ था और इन्होंने मुल्तान को ही अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया। इल्तुतमिश ने जो है वो बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद प्रदान किया। किसका? शेख उल इस्लाम का पद प्रदान किया था। ठीक है। अगला है ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनका संबंध किस शासक से था? तो इनका संबंध जो है वेंकट द्वितीय से था। किससे? वेंकट द्वितीय। आरवीडू जो संगम का जो आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर आरवीडू वंश रहता है। ठीक है। आरवीडू वंश का महान शासक था। इसने चंदगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। ताताचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मातला अनंत नामक कवि जो है, ताताचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मातला अनंत नामक कवि वेंकट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। अगला है विजयनगर के शासकों में किसने राजव्यास की उपाधि धारण की है? राजव्यास की उपाधि जो है हरिहर द्वितीय। किसने? हरिहर द्वितीय ने। देखिए हरिहर द्वितीय जो है बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम काल की गद्दी पर बैठता है और इसने राजाधिराज, राज परमेश्वर, महाराजा धीराज, राजव्यास जैसी उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय जो है ये विरूपाक्ष का उपासक था। अगला है कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? तो मसूलीपट्टनम था। ठीक है। अगला है जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? तो मेवाड़ से। देखिए अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। सिसोदिया वंश के ही महाराणा प्रताप थे। अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा उदय सिंह के 2 सरदार जयमल एवं फत्ता पर ही दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। दोनों ही अपने समय के वीर योद्धा थे। अगला है बंगाल में से दाखिल दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? तो इसे दाखिल दरवाजा को बारबक शाह ने बनवाया था। देखिए बंगाल के इलियास शाही शासकों में रुकनुद्दीन बारबक शाह एक सज्जन एवं कानून मानने वाला शासक था। वह बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। इसी ने दाखिल दरवाजा का निर्माण करवाया था। पर्सी ब्राउन ने दाखिल दरवाजा को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्ट रचना बताया था। निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? तो जगत भूषण की उपाधि जो है वो आपका हुसैन शाह को प्रदान की गई थी। देखिए हुसैन शाह एक विद्वान शासक था। हिंदू एवं मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार
करता था। हिंदुओं ने उसे कृष्ण का अवतार, निरपति तिलक, जगत भूषण आदि की उपाधि प्रदान की थी। यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। अगला प्रश्न है 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन समेत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसे कश्मीर का अलाउद्दीन नहीं कहा जाता था, नहीं, कश्मीर का अकबर कहा जाता था। तो पहला गलत है। दूसरा, इसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दिया था, पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये आपका कथन सही है। और इसने जो है सती प्रथा को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, नहीं, फारसी में कविताएं लिखता था। यह कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा सही है। चौथा, इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगड़ी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। ये भी सही है। तो आपका पहला तीसरा गलत है। सही की बात करें तो आपका 2 और 4 होना चाहिए, जो कि विकल्प में है ही नहीं। आगे चलते हैं। निम्न से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? किसने की थी? तो ये मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक जो गयास शाह था, गयास शाह, इसी ने, देखिए, गयास शाह के पिता महमूद खिलजी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना गयास शाह के पिता महमूद खिलजी ने की थी। लेकिन गयास शाह अपने पिता की तरह साम्राज्य विस्तारवादी सोच का नहीं था, बल्कि वो एक धर्मपरायण व्यक्ति था। उसके चरित्र में बहुत अंतर्विरोध थे। इसके महल में 10,000 से ज़्यादा दासियां थीं। इसी ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंगरक्षक सेना गठित की और इसने जैनों को भी शासन में जगह दी थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शासक और सल्तनतकालीन शासक और उनके उपमाएं क्या थी? मुगल कालीन शासक हैं ये। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा जाता था, जहादर शाह को लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला, शाह आलम द्वितीय को घृणितकार ने फरुखसियर को घृणितकार कहा गया था। अगला है, आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न से किस स्थान पर बनाएगी? 4 स्थानों पर इन्होंने बनाया था, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली। इसमें आपका अजमेर शामिल नहीं है। अगला है, निम्न से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? अपने नाम के सिक्के से चलाए थे, सही है। जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, नहीं, ये गलत है। फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। नौसेना बोर्ड का गठन करता है। 1776 में अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के लिए एक नौसेना बोर्ड का गठन करता है। तथा मंगलौर, मौलिदाबाद, दाजिदाबाद आदि में डाकयार्ड मतलब बंदरगाह का निर्माण करवाया। साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा। ठीक है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, सही है। यहाँ पे बी वाला विकल्प सही नहीं, बाकी अन्य सही है। नानक शाही सिक्के किसने चलाए थे? तो नानक शाही सिक्के जो है वो रणजीत सिंह ने चलाए थे। ठीक है, रणजीत सिंह ने। देखिए, 1792 में काबुल के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को उनकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए राजा की उपाधि दी थी और लाहौर की सूबेदारी प्रदान की थी। रणजीत सिंह एक कुशल प्रशासक थे। इनकी स्थायी सेना फौज आइना के नाम से जानी जाती थी, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर थी। रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपखाने का निर्माण कराया तथा विभिन्न मिसलों को, जो मिसल थे, को संगठित करने के लिए राज्य को सरकार खालसा नाम दिया और नानक शाही सिक्के चलवाए। तो नानक शाही सिक्के किसने चलाए? रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने शाही संधि को अस्वीकार कर अंग्रेजों के समय समर्पण करने से इनकार किया था। रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेडकाफ से अमृतसर की संधि भी की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? ये नीनुडी किन्हा ने। नीनुडी किन्हा 1529 में पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आता है। इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। देखिए, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में की थी। पहले कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में की थी। देखिए, डच जो है भारत में कंपनी की स्थापना 1602 में करते हैं। भारत में पहला ये जो कारखाना बनाते हैं 1605 में मसूलीपट्टनम में, फिर 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में करते हैं, 1645 में करिकाल में और 1663 में जो है आपका कोच्चिन आदि में, ये अपने कोच्चिन में कारखाने स्थापित करते हैं। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान किया था? जहांगीर ने किया था। देखिए, कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 में भारत आते हैं और मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा मिलने जाता है। जहांगीर ने उसे आगरा में बसने और 400 का मनसब और जागीर प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? किस संधि
किसे हुई थी? एक्स ला सैपल, जो कि 1748 में होता है। 1748 ये युद्ध जो हो रहा था आपका यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में हो रहा था। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लियो कार्टिस को। लियो कार्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन की शुरुआत जो है बंगाल में 1765 से मानी जाती है। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से कराती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। आगे चलते हैं। पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब होती है? तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में होती है। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं कलकत्ता में वो है एल्जा एम्पे, और जो एल्जा एम्पे थे, ठीक है। 3 अन्य अपर न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाते हैं। किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। विधि आयोग का गठन, जिसका अध्यक्ष जो है मैकाले को बनाया जाता है। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया था। आगे चलते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? तो ये कहा था लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो के समय में ही ये आपका अधिनियम आता है, ठीक है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा प्रथम निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। इस संबंध में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था, जो सचिव थे लॉर्ड मार्ले, उनको लिखा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? 1935 के अधिनियम के माध्यम से। निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं थे? इसके अध्यक्ष देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। इसमें KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, सैयद मोहम्मद शादुल्ला थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, JB कृपलानी इसमें शामिल नहीं थे। ध्यान रखिए, JB कृपलानी नहीं थे, ठीक है। अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। अन्य सदस्यों में N गोपाल स्वामी अयंगर, AK अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद अहमद सादुल्ला, AM माधव, DP खेतान। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 1828 से 1833 तक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है। सती प्रथा पर रोक इन्होंने लगाई। इसके बाद 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया तथा नरबली प्रथा का भी अंत बेंटिक के समय में होता है। व्यपगत के सिद्धांत की शुरुआत जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। अगला, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये जो है आपका किसके कार्यकाल में आता है? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। इस समय भारत में लॉर्ड इरविन वायसराय थे, ठीक है। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा है। वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, सही है। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स ने कहा था बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है, नहीं, कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था, बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? जमींदार को बनाया गया था। किसे? जमींदार को। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1792 में इस व्यवस्था को कैप्टन रीड के द्वारा 12 महल जिले में लागू किया गया था। 1820 में मद्रास में तथा बाद के वर्षों में बॉम्बे तथा संपूर्ण दक्कन में लागू किया गया। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसानों को माना गया। अगला है, तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20 भाग पर। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे? दादा भाई नौरोजी रहे हैं। जबकि जो रमेश चंद्र थे, इनकी पुस्तक थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? तो डलहौजी की व्यवगत नीति शामिल थी, बेलजली की सहायक नीति संधि शामिल थी, परंतु ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना जो है ये प्लास्टिक के संबंधित थी, न कि 1857 की क्रांति से। तो पहला और दूसरा ए विकल्प हो जाएगा। अगला है 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने किया था। जबकि वीर कुंवर सिंह ने भोजपुर क्षेत्र में
और खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व जो है रुहेलखंड में किया था। नाना साहब कानपुर में थे। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी? आउटरम और ट्रेबल ने। आउटरम एवं टेलर ने। टेलर है, ठीक है, आउटरम एवं टेलर ने। देखिए, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी। एल आर रीज ने इसे धर्मयुद्ध की संज्ञा दी थी, जबकि टी आर होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष की संज्ञा दी थी। अगला, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था, सही है। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता, ये भी सही है। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। आनंद मठ नामक पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। तो ये 3 के तीनों ही जो है सही हैं। आपका डी विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3। अगला है कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन आपका पंजाब में। 2 आंदोलन, एक कूका है, एक कुकी है। कुकी जो है आपका मणिपुर से संबंधित है, कूका आंदोलन जो है पंजाब। तो देखिए, इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका ने किया था। यह आंदोलन सिख धर्म के में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया था। उल्लेखनीय कि मणिपुर क्षेत्र में कुकी विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा थे। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। कथन सही है। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था, ये भी सही। इसका प्रकाशन नागपुर में से होता था, नहीं, कलकत्ता से होता था। इसका प्रकाशन जो है वो कलकत्ता से होता था। तो यहाँ पर बताना सही कौन से हैं? पहला और दूसरा, तीसरा गलत है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। नहीं, लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। लॉर्ड रिपन के समय में समाप्त हो जाता है। भारत में स्थानीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों के प्रतिबंध हेतु द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। 1882 में लॉर्ड लिटन के स्थान पर लॉर्ड रिपन जो है वो गवर्नर बनते हैं के समय यह कानून वापस लिया गया, जबकि चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड बेल्जली के समय में की गई थी। लॉर्ड बेल्जली के समय में 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा की गई। अगला है, निम्न से कौन सा प्रावधान चर्चित बुडस्ट डिस्पैच जो कि शिक्षा संबंधी था, यूनिवर्सिटी शिक्षा से, में शामिल नहीं था? महिला शिक्षा शामिल थी, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए शामिल था, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति की बात की गई थी, परंतु इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात इसमें नहीं की गई थी। इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कब? जुलाई 1905 में। फिर 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया तथा स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रभावी होने पर रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप में लागू हुआ तथा आंदोलनकारियों द्वारा यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? ये किया गया था विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में किया गया था और इस ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा, इस संस्थान के द्वारा वहाँ पर इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया था, निर्माण किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था 1888 में। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, का गठन किया था। इस सभा का उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष। कानपुर 1925 का अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। बेलगांव 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, बल्कि महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए आपका बी वाला सही नहीं है। कराची 1931 में वल्लभ भाई पटेल ने, हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता गर्मपंथी नहीं था? आपका मदन लाल, उधम सिंह और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों ही गर्मपंथी थे, परंतु गोपाल कृष्ण गोखले ये नरमपंथी नेता माने जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता था?
बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को माना गया था, ठीक है। तो देखिए 1800 बाल गंगाधर तिलक की बात करें यदि, सर वैलेंटाइन सरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था, और इसके खिलाफ में बाल गंगाधर तिलक ने जो है मानहानि का केस ठोका था वैलेंटाइन सरोल के, और केस होने से पहले ही इनका देहांत हो जाता है। 1908 ईस्वी के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे कौन? नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष और वारेंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। 17 लोगों की को सजा सुनाई गई थी। इसी मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए थे। बाद में कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में नरेंद्र गोसाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लड़ी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। इसमें इन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद वो फरार हो गए थे। अगला है पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या किसने की थी? तो चापेकर बंधुओं ने। ये 3 भाई थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, ठीक है, जून 1897 में। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट बम कांड में शामिल था? तो इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इसलिए यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। अगला है केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, आरएसएस की? तो 27 सितंबर 1925 को, 27 सितंबर 1925। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो इसके सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, परंतु शिव वर्मा नहीं थे। शिव वर्मा जो है बाद में इसका जब ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है 1928 में, तब इसके सदस्य बने थे, ठीक है। आप बात करते हैं 106 नंबर क्वेश्चन की। देखिए दिल्ली निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीरचंद संबंधित थे। काकोरी षड्यंत्र केस से जो है, काकोरी षड्यंत्र केस से आपका अशफाक उल्लाह खां संबंधित थे। लाहौर षड्यंत्र केस से जतिन दास, परंतु रास बिहारी बोस जो है ये नासिक षड्यंत्र केस से नहीं बल्कि दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे। तो इसलिए यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मौत की सजा सुनाई गई थी और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि काला पानी की सजा देकर उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया था। अगला निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, और इस सोसाइटी के द्वारा ही एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया जाता था। अगला है यहाँ पे क्रम लगाना है, जो विभिन्न घटनाक्रम होते हैं। तो देखिए आप इसमें आपके जो 4 है, मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन और कानपुर षड्यंत्र केस। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में, तो 4 हो जाएगा। फिर आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928, 2 आ जाएगा। फिर आपका आता है मेरठ षड्यंत्र केस 1929, आपका 1 आ जाएगा। फिर सबसे लास्ट में आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934, आपका 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? तो अहरार आंदोलन जो है 1906 में प्रारंभ किया था, ठीक है। इस आंदोलन के नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, मजरुल हक, मौलाना जफ़र अली खां आज सम्मिलित थे। इन नेताओं ने बड़े जोरदार ढंग से यह प्रस्तावित किया कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल ही चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। अगला है एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन है। 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एक आंदोलन चलाया, नहीं, बंगाल के किसानों ने बल्कि अवध के किसानों ने। अवध के तहत आपका बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर के क्षेत्र आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला गलत है। दूसरा,
एक आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पाशी और साहरेब थे, ये कथन आपका सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा कथन सही, इसलिए आपका बी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन क्या है? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, दो कथन है। डिफेंस ऑफ इंडिया या भारत रक्षा अधिनियम 1915। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। यह कथन सही है। ठीक है। दूसरा, इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकते हैं। ये दो के दोनों कथन क्या हैं? सही है। यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 5 घटना है, इनको हमें कालानुक्रम से लगाना है। अलीपुर बम षड्यंत्र केस, चटगांव शस्त्रागार छापा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, डलहौजी स्क्वायर बम कांड और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। तो आप इसमें देखें, सबसे पहले आपका अलीपुर बम षड्यंत्र केस होता है 1908। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। फिर दिल्ली लाहौर षड्यंत्र आता है 1912, तो 5 हो जाएगा। फिर काकोरी ट्रेन डकैती कांड होता है 1925 में, 3 हो जाएगा। फिर आपका आता है चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को, तो ये 2 हो गया। फिर आपका सबसे लास्ट में आता है डलहौजी स्क्वायर बम कांड 25 अगस्त 1930 को होता है, तो ये आपका 5 हो जाए, नहीं 4 हो जाएगा। तो आपका 15324 15324 आपका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम से लगाना है। तो देखिए, आपका इन चारों सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह है 1917 में। फिर आपका इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में होती है, तो 3 आ जाएगा। फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह होता है गुजरात में 1918 में ही, 1 आ जाएगा। और फिर 1919 में रोलर सत्याग्रह आता है, रोलर एक्ट आता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 अर्थात बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, बी विकल्प हो जाएगा। अगला है आपका 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? तो ये भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव को इसने बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पे केवल ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, जबकि अन्य गलत है। भारतीय सीमाओं पर, विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक नहीं, सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना नहीं, यहाँ पे केवल पहला सही। देखिए, कानून के सदस्य सीपी इल्बर्ट ने 1883 में न्यायपालिका में इस भेदभाव को समाप्त करने हेतु एक विधेयक पेश किया था। देखिए, इसमें इल्बर्ट विधेयक में क्या लाया गया था कि भारत में जो जुडिशरी होगी, जो कोर्ट होगी, वहाँ पे यदि यूरोपियों का कोई केस आता है तो भारतीय जज जो है उसे सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, परंतु उससे पहले क्या होता है, यदि कोई यूरोपीय है तो उसकी सुनवाई जो है यूरोपीय जज ही करता था, भारतीय जज नहीं कर सकते थे। इसी को लेकर विवाद था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार रहा? फ्रैंक मोरिस रहे हैं। फ्रैंक मोरिस का जन्म 1907 में बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, फ्रैंक मोरिस जो है स्वतंत्रता के बाद भारत में कई प्रमुख समाचार पत्रों के संपादक थे, जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस शामिल था। अगला है, यहाँ पे 2 कथन है। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था? नहीं, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरा, इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ावा दिया था? नहीं, बल्कि एकजुटता को बढ़ावा दिया था। यहाँ पे 2 के दोनों कथन क्या हैं? गलत है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 2 कथन है। साइमन कमीशन गठन 1927 में हुआ था, सही है। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करना था? नहीं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधार के बारे में अध्ययन करना था। इसका विरोध इसलिए था क्योंकि इसमें जो भी सदस्य थे उसमें से कोई भारतीय नहीं था। तो यहाँ पे पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तो बी विकल्प हो जाएगा। असत्य कौन सा है? बी वाला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन और उसके अध्यक्ष। 1905 बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले थे अध्यक्ष। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। 1907 रास बिहारी बोस नहीं थे, बल्कि सूरत में रास बिहारी घोष थे, दोनों अलग हैं, रास बिहारी घोष थे। 1910 विलियम बेडबर्न इलाहाबाद में। आगे चलते हैं। अगला है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा या से प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे?
पहला, उग्रवादियों को कांग्रेस शामिल करना सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, दो के दोनों चीज़ें शामिल हुई थी, ठीक है, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा। देखिए 1907 में क्या हुआ था कि कांग्रेस दो भागों में टूटती है, गर्मपंथी नरमपंथी में, ठीक है, उदारवादी और उग्रवादियों में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। देखिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। वकार उल मुल्क मुस्तैक हुसैन थे। इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना था। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में की गई थी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो कथन है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये कथन सही है। गदर पार्टी के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। नहीं, ये कथन गलत है। देखिए इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी वर्मा ने की थी। तो यहाँ पे असत्य कौन सा है? दूसरा वाला, पहला वाला सही है। अगला, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी। सोहन सिंह भाकना 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसके द्वारा गदर नामक एक अखबार अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, मराठी और पंजाबी में निकाला गया। फलस्वरूप इस संस्था का नाम गदर पार्टी कर दिया गया। ठीक है, पढ़ जाता है। गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना कर अपनी गतिविधियों का संचालन किया करता था। लाला हरदयाल इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो ये 1908 में रशिया से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आते हैं और यहाँ कलकत्ता में मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? देखिए आपका दांडी मार्च जो है ये 5 मार्च 1923 को होता है। फिर आपका मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है ये 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट 25 सितंबर 1932 को इसी के बाद होता है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को होता है। तो इसमें आपका पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर आपका दूसरा आएगा। यहाँ पे ए विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1932 में। इसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से पुकारा जाने लगा। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला और अमृतलाल ठक्कर अर्थात ठक्कर बापा इसके संस्थापक सचिव थे। 1937 में चुनाव में निम्नलिखित किस प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बनी? देखिए 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं, जिसमें से कांग्रेस ने 8 प्रांतों में, 6 में पूर्ण सरकार और 2 में जो है सहयोगी के रूप में इन्होंने सरकार बनाई थी। परंतु 3 जगह नहीं बना पाते हैं, बंगाल, पंजाब और सिंध प्रांत। बंगाल, पंजाब और सिंध में। तो यहाँ पे पंजाब बंगाल दिया गया है, तो यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया था? 1940 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में की गई थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ही द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था। परंतु ध्यान रखिए इसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, जबकि फजलुल हक द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। अगला है, लिनलिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनिस्ट का दर्जा दिया जाएगा। नहीं, भविष्य में डोमिनिस्ट का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी। दूसरा, वायसरा की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। नहीं, इसमें जो प्रधान सेनापति था वो भारतीय नहीं होगा, जबकि अन्य भारतीय होंगे। तो 2 के दोनों कथन ही गलत है। क्या है? गलत है, इसलिए यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया, जबकि महात्मा गांधी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा था। पट्टाभ सीतारामैया ने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा था, जबकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। बाद में विरोध होने पर कांग्रेस कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। अगला है 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, यही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है,
जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके सहयोगी थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसका समर्थन जो है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या सही सुमेलित नहीं है? 3 से 4 जगह पे समानांतर सरकार गठित की गई थी। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में BY चौहान के नेतृत्व में चौहान, तामलुक में जो है बांग्लादेश की बंगाल के तामलुक में जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? सतीश सावंत ने किया था। ठीक है, मातंगी हजारा ने नहीं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सुमेलित है, तीसरा सुमेलित नहीं है, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा। अगला है 136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? देखिए, CR फार्मूला जो है आपका, CR फार्मूला 10 जुलाई 1944 को आता है, 10 जुलाई 1944। लियाकत अली देसाई पैक्ट जो है अप्रैल 1945 है, और बेबल योजना 14 जून 1945 है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 ये विकल्प हो जाएगा। अगला है, 1945 में हुए शिमला समझौता या सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? इसमें मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने भाग लिया था, सिखों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि, परंतु हिंदू महासभा को इसमें भाग लेने की परमिशन नहीं मिल पाई थी। ठीक है, वायसराय के द्वारा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके पास 3 कथन है। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था, सही है। भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात कही गई थी, सही है। संविधान सभा के गठन की बात भी कही गई थी, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है। भारत के आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? देखिए, गांधी रेजिमेंट था, नेहरू रेजिमेंट था, आज़ाद रेजिमेंट था, परंतु पटेल रेजिमेंट नहीं था। महिलाओं के नाम पर जो है महिलाओं के लिए एक रानी झांसी का रेजिमेंट भी था। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।